बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अब हमने पीछे बाकी तकरीबन काफ़ी सिस्टम्स पढ़ लिए। सर्कुलेटरी, सर्कुलेशन, चलना। जिस तरह ये आप देख लें, सामने एक डायग्राम पड़ी हुई है और इसमें आप देख लें मुख्तलिफ तीरों के निशान हैं। आप एक तीर को पकड़ लें और उसके पीछे चलें। यहाँ से मैं आपको सिंपल बताऊँ, आप देख लें कि राइट साइड पे आप चलें। राइट साइड पे आप देखें एक वाइट किस्म का जो एरो का निशान है वो नीचे की तरफ आया। फिर उसके बाद वो नीचे आके एक आप देख लें कि वाइट छोटी छोटी दो दीवारें हैं, उसमें से एक वाइट का निशान क्रॉस करके उन्होंने दिया और फिर वो एक ऊपर चला गया। लेफ्ट साइड पे आप आए तो जो एरो का निशान नीचे आता है वो रेड कलर वाली जगह से आता है और सिमिलरली वो भी बाहर की तरफ चला गया। ये बेसिकली जो आपका ब्लूइश साइड जो है, जो राइट साइड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट साइड ऑफ द हार्ट दिखाया गया है कि यहाँ पर गंदा खून, गंदे का लफ्ज मतलब ये है कि उस पर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। वो होल पार्ट ऑफ द बॉडी से आता है और इस राइट साइड ऑफ द हार्ट में आके राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से ऊपर जो है, जो तीर बाहर निकल रहा है ब्लूइश से वाइट वाला, वो लंग्स में चला जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। वहाँ पर जाके ऑक्सीजनेशन होती है। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन बाहर से अंदर आती है, डायफ्राम की मूवमेंट होती है। सिमिलरली आप लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो जो तीर का निशान अंदर की तरफ जा रहा है ऑरेंज रेड वाले, तो इसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि एट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से फिर एआर्टा में जाके पूरी बॉडी में तकसीम होता है। ये तस्वीर जो है ना मेन आपको तीन दे रही है कि गंदा खून, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो राइट साइड पे इकट्ठा होता है और पल्मोनरी आर्टरी में जाके लंग्स में चला जाता है। वहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है, गैस की डिफ्यूजन होती है। लेफ्ट साइड का जो है, ये आप देख लें कि साफ खून जो है वो लंग से आ रहा है और साफ खून आने के बाद पल्मोनरी वेन्स के जरिए जा रहा है और यहाँ से आके लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर एआर्टा में जाकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आगे हमने सारी डिटेल इसकी पढ़नी है। मेन थिंग, मेन जो चीज़ है, पॉइंट है, वो यही है। पल्मोनरी आर्टरी में अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जा रहा है और लेफ्ट साइड में जो आ रहा है ब्लड वो पल्मोनरी वेन्स के, अगर चीज़ का नाम आर्टरी और वेन्स है, यहाँ पर याद रखें कि पल्मोनरी वेन्स को हमेशा साफ खून लाती हैं और पल्मोनरी आर्टरी हमेशा गंदा खून लेके जाती है। अब हम देखते हैं क्या क्या। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल थ्रू आउट द इंटायर बॉडी। बहुत बड़ा जुमला है कि ये सिस्टम ऐसा है जिसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है मटीरियल थ्रू आउट द बॉडी। उस मटीरियल में ऑक्सीजन है, वो तकसीम होती है पूरे जिस्म में। कार्बन डाइऑक्साइड है जो इकट्ठी होती है पूरे जिस्म से। और इस ब्लड के अंदर आपको पता है ग्लूकोज भी जाता है, वाटर जाता है, मिनरल्स जाते हैं और एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फूड जाते हैं, वो इसके ज़रिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये सारा काम ब्लड का जो है ना, ये इसी से ज़िंदगी चल रही है। और ये हार्ट जो है वो पंप करता है, चीज़ें देता है। नीचे जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं उनकी थोड़ी डिटेल दी है उन्होंने। न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स के अंदर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द carbohydrate metabolism and products of the lipid, protein, minerals and vitamin metabolisms, वो सारे, फिर वाटर है और ऑक्सीजन है और यूं कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपने देख लिया कि ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, कुछ जा रही हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ हम जिस्म से निकालने के लिए और कुछ जिस्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये जो है ना हार्ट भेजता है और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में याद है कि आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना, ये खुद ब खुद दिल की धड़कन होती है, भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूटरी जो कि आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। अब हम इसकी आगे बारीकियां पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी। आप देख लें कंपोनेंट में हार्ट आ गया। हार्ट वो है जो कि आर्गन है जो कि पंप करता है और उसके अंदर ब्लड मूव करता है। फिर ये वेसल्स हैं, दो तीन किस्म के। आर्टरीज हैं जिनमें कि साफ खून जाता है, वेन्स हैं जिनमें कि डीऑक्सीनेटेड गंदा खून जाता है, वो कैपिलरीज हैं जहाँ पर कि ऑक्सीजन, जहाँ पर कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज होती है। मेरा
नीचे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो उन्होंने थोड़ा कट सेक्शन भी दिखाया है। अगर ये कट सेक्शन आप गौर से देखें तो जो आर्टरी जहाँ पे लिखा हुआ है आर्टरीज एस नीचे आ गया, वो अब देखें ज़रा मस्कुलर है, थोड़ी उनकी मसल ज़्यादा है और थोड़ा सख्त किस्म का वो पाइप लगता है। वेन्स में आप देखें तो थोड़ी इलास्टिक्स हैं, इसमें इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है। और उससे ऊपर आप देख लें तो वो आरबीसीज की उन्होंने फोटो दी है, जो कि बाई कनकेव डिस्क की तरह है, दोनों तरफ से बाई कनकेव है और जो एक डिस्क सी बनी है आरबीसीज का उन्होंने वो डाला है। यहाँ पर भी वही बात कि आप देख लें राइट साइड पे आप देखें तो ये आप देखें कि सर्कुलेटरी सिस्टम विच केसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेड वो कहता है, वो आपको पता ही है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर उन्होंने कट सेक्शन दिखाया है किस तरीके से एक कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो सेल में से निकलती है और जो कैपिलरी में दाखिल होती है ग्रीन, और ऑक्सीजन जो है वो हायर कंसंट्रेशन कैपिलरी में होती है, सेल में कम कंसंट्रेशन होती है, तो फिर हम हायर लो कंसंट्रेशन। ये आपने देख लिया, वही आप साफ और गदा खून हम उर्दू में कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। इन्होंने दो टर्म अलहदा से यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल कर दिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म्स हैं, ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर। ज़ाहिर है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीजन उसमें भी मौजूद होती है। तो ये नीचे उनकी उन्होंने क्वालिफाई कर दिया उनको। आप ऑक्सीजन रिच ब्लड देखें तो उसमें ब्लड ट्रेवलिंग टू द बॉडी सेल्स हाई ऑक्सीजन कंटेंट एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर अपोजिट होगा। और ब्लड ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम ब्लड सेल्स लो ऑक्सीजन कंटेंट एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप आइंदा से आप यही दो याद रखें, ऑक्सीजन रिच यानी साफ खून और ऑक्सीजन को यानी गंदा खून, या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी टर्म है, इन्हीं को याद रखें, ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन को हम भी कोशिश करेंगे कि ये इस्तेमाल करें। हार्ट इज द ऑर्गन, the heart is the organ at the center of the circulatory system. It forms, इसमें कोई स्लाइड खास बात नहीं बताई। The inside of the heart is divided into two sections। ये मैं शुरू में बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर दो किस्म के हैं, वो हैं आपके पास सेक्शन हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट और ऑक्सीजन पुअर है, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो ऑक्सीजन रिच है और इसमें मूवमेंट है। और ये सबसे पहली जो आपने इसकी स्लाइड देखी थी कि जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाती है और लेफ्ट साइड की तरफ पल्मोनरी वेन से आर्टरी में जाती है, ये वही तस्वीरें इस पे एरो उन्होंने उड़ा दी है। तो आप लेकिन फिर भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में वो ऑक्सीजन रिच है और राइट साइड ऑक्सीजन पुअर है। हार्ट की कवरिंग, अब ये एनाटॉमी थोड़ी सी बता रहा है कि जो दिल के ये तीन किस्म की झिल्लियाँ हैं, एक है तीन किस्म की जो है ना वो कवरिंग है। एक वो कवर है जिसको covers the heart and large blood vessel attached to the heart, pericardium, or visceral pericardium, innermost layer directly on the heart, और parietal pericardium layer on the visceral pericardium। ये जो है ना तीन इसकी लेयर्स होती हैं, झिल्लियाँ हैं जो कि इनको cover करती हैं। अब ये उन्होंने उसकी तस्वीर दिखा दी है पेरिकार्डियम की, और देख लें आपके पेरिकार्डियम जो है वो झिल्ली है जो कि हार्ट के बाहर। अब इस पेरिकार्डियम में और हार्ट के दरमियान स्पेस है पेरिकार्डियल स्पेस, इसमें अगर फ्लूइड आ जाता है तो उसको आप पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। तो बड़ा खूबसूरत फोटो है। अब आप देख लेंगे अगर पेरिकार्डियम की जो झिल्ली है और हार्ट है इसके दरमियान अगर फ्लूइड आ जाता है तो ज़ाहिर वो प्रेस करेगा हार्ट, और हार्ट का फंक्शन जो है वो काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज हो जाता है। पेरिकार्डियम की वो झिल्ली है जो कि हार्ट के इर्द गिर्द होती है, बाहर होती है, प्रोटेक्टिव, और इसमें फिर बाज़ बीमारियों में फ्लूइड भी आ जाता है। नॉर्मली भी थोड़ा बहुत ये फ्लूइड इसका होता है, लेकिन वो होता है इसलिए कि इसके साथ फ्रिक्शन ना हो और हार्ट जो है स्मूथली काम कर सके। लेकिन अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड आ गया तो वो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाएगा और वो ज़ाहिर है कि ट्रबल सम। ये ज़रा मुश्किल सी तस्वीर है, अगर आप इसको देखें ये सेक्शन उन्होंने डाला है एक्चुअल हार्ट का। लेफ्ट वेंट्रिकल हमेशा ऊपर वाली साइड पे आप देख लें होता है और बहुत मस्कुलर है एज कम्पेयर टू राइट साइड। जो राइट वेंट्रिकल है वो इतना मस्कुलर नहीं है। बीच में आप देख लें तो इसमें टेंडिकल्स भी हैं और सेप्टम में दरमियान में एक
दरमियान में एक दीवार है मस्कुलर, जिसको आप वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ऊपर आर्टरियम है, एट्रियम के दरमियान एक दीवार होगी जिसको आप एट्रियल सेप्टम कहेंगे। तो राइट एट्रियम आप देख लें तो बिल्कुल बैकवर्ड साइड के ऊपर है, वो एंटर होता है टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व्स, और ट्राइकस्पिड वेल्व्स के साथ टेंडिकल्स हैं जो कि मिले हुए हैं, और ऊपर जो है वो इसमें से वेना केवा है जो कि नीचे आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी आप देख लेंगे, एक बड़ी आर्टरी है जो कि पल्मोनरी वेल्स है, उसमें वो राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन को और ब्लड लेके जाती है टू द लंग्स। ऊपर आप देख लें पल्मोनरी आर्टरी दो में डिवाइड हो गई, लेफ्ट और राइट में। उसके ऊपर अगर मैंने सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी लिखा है, लेकिन अगर बोल्ड भी ना आप देख लें तो आपको समझ आएगा। सिमिलरली आप लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो पल्मोनरी वैन एंटर करती है टू द लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वैन जो मैंने शो नहीं की इसमें, इसकी ओपनिंग है एक दो बिल्कुल एट्रियम के जहाँ जहाँ पर तीर का निशान है वो लेफ्ट एट्रियम लिखा है, वहाँ पर अगर आपको उसकी ओपनिंग नज़र आ सकती है। दो ये चार होती हैं और इसमें दो जो है वो इकट्ठी एंटर होती हैं और दो अकेले अकेले एंटर होती हैं। यहाँ टिक वेल्स आ गए, बिल्कुल इसमें से आटा निकल रहा है, और नीचे जो है ना वो वेंट्रिकल है और ये माइट्रल वेल्स है। तो माइट्रल वेल्स कौन से हैं देखें आप, यहाँ पर वेल्स का नाम याद रखें। माइट्रल वेल्स, ये बाइकास्पिड्स, ये दो वेल्स हैं। ये माइट्रल वेल्स वो वाले वेल्स हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। ट्राइकस्पिड वेल्स वो हैं जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। एऑर्टिक वेल्स वो हैं जो एऑर्टा की एंट्रेंस की, और पल्मोनरी वेल्स वो हैं जो पल्मोनरी आर्टरी की एंट्रेंस में, और इनमें वन वे ट्रैफिक के साथ। इसमें आप देखें कि कट सेक्शन में आपने तीन चीज़ें देखनी हैं। एक इस दिल की अंदर वाली सतह है जिसमें ये वेल्स लगे हैं और ये टेंडिकल्स हैं जो कि नीचे की तरफ आप देखें वो बांधा हुआ है उन्होंने रस्सियों से, एक किस्म की मेटल वेल्स को, ट्राइकस्पिड वेल्स को। अंदर वाली बिल्कुल सतह जिस तरह ब्लड टच करता है, इसको आप एंडोकार्डियम कहते हैं, ये इनर मोस्ट होती है। उसके बाद उसके पीछे जो है वो मसल होते हैं, उसको मायोकार्डियम में मोटी मसल, मोटा, और एपिकार्डियम जो कि बाहर। तो तीन लेयर्स हो गई हार्ट की, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। अब मायोकार्डियम को हम पढ़ते हैं। अब ये एक और उन्होंने कट सेक्शन, वो ऊपर आप देखिए छोटी सी जगह से कट सेक्शन दिखाया है। इसमें एंडोकार्डियम है अंदर जो कि मामूली लेयर है, फिर मायोकार्डियम है, और फिर पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम है जो कि बाहर वाली सतह है। आप देख लेंगे कितने मोटा मसल है हार्ट का, मायोकार्डियम, और ये स्पेशली लेफ्ट साइड का उन्होंने दिखाया है। पेरिकार्डियल कैविटी है जो कि हमने कहा था अभी कि पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान कैविटी होती है, और पैराइटल पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और उसके साथ कोरोनरी वेसल्स से आ रहे हैं। ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत दिखाया है। तो मायोकार्डियम जो है वो मस्कुलर लेयर है हार्ट की। तीन लेयर आपने याद की थी, एंडो, मायो और एपी। सेप्टम हम बात कर चुके हैं कि दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम हैं जो कि आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाते हैं, और ये चार चैम्बर बनाते हैं हार्ट के। दो ऊपर वाले जो कि थिन वाल्ड हैं, एट्रिया, दो को एट्रिया और एक को एट्रियम कहेंगे, और नीचे वेंट्रिकल या वेंट्रिकल्स जो कहेंगे, दो चैम्बर्स हैं। ऊपर जो है जो थिन है वो रिसीव करते हैं ब्लड को, पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट साइड पे और वेना केवास राइट साइड पे, और नीचे वाले दो चैम्बर है वो पंप करते हैं ब्लड को बाहर, एओर्टा लेफ्ट साइड पे और पल्मोनरी वेन राइट साइड। ये वो सबसे पहले वाली जो तस्वीर अगर आपको याद हो जो एरो वाली थी, बिल्कुल वही तस्वीर है ये। और ये भी उन्होंने वही लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल दिखाए। और अब आप देख लें कि दो एट्रिया हैं, दो वेंट्रिकल हैं। एट्रिया अपर चैम्बर होते हैं लेफ्ट और राइट, और वेंट्रिकल नीचे वाले चैम्बर होते हैं लेफ्ट एंड राइट। ऊपर जो एट्रिया दो है उनके दरमियान जो दीवार है उसको एट्रियल सेप्टम, और वेंट्रिकल के दरमियान जो दीवार है उसको वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व होते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आप उसको माइट्रल वेल्व और राइट साइड के ऊपर आप उसको ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। शायद आगे इनका जिक्र आ भी जाए। ये वही सबसे पहले वाली फिगर है और जो मैंने आपको बात की थी, ये देख लें आप। राइट साइड में आप देखें कि ब्लड फ्रॉम द बॉडी आता है, ऊपर राइट एट्रिया में आया, राइट वेंट्रिकल से आया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड इनटू द लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। वही तीन आप फिगर याद रखें। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख लें कि पल्मोनरी वेन्स की डायग्राम उन्होंने दी है कि ब्लड लंग्स में आया, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से एओर्टा में गया और ब्लड टू द बॉडी चला गया। तो यूं जो है ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये वेल्व्स उन्होंने दिखाए, टेंडेंस दिखाए जिसको आप टेंडिकल, जो टेंडन के साथ अटैच्ड है। ये वही जो वेल्व और
फ्लैप्स बनते हैं, यानी ये देखें दो धागे हैं सफ़ेद सफ़ेद जिनके साथ वेल पकड़ें, और ये जब यहाँ से नीचे से पुश होता है तो ऊपर वेल बंद हो जाते हैं, और जब रिलैक्स होता है तो वो नीचे आ जाते हैं। जब ये बंद होता है तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स और एआर्टा में जाता है, और जब ये लूज होते हैं तो एआर्टा से एट्रियम से ब्लड जो है वो नीचे बच जाता है। और ये यहाँ पर जो है उन्होंने थोड़ा और फिजिकल डायग्राम बना दिए कि किस तरीके से वेल, तो वेल जब क्लोज होंगे तो ब्लड बाहर जाएगा, वेल जब ओपन होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। ये आप देख लें कि यहाँ पर जो है वो all parts of the heart on either side work together in as blood moves through the circulatory system, it moves through three types of the vessel: arteries, veins, and capillaries. आर्टरी वो है जो कैरी करते हैं ब्लड अवे फ्रॉम ये जरा ओके, जो कैपिलरीज होती है वो आर्टेरियोल्स लिंक आर्टेरियोल्स टू वेन्स, और वेन्स कैरी करते हैं ब्लड टुवर्ड द हार्ट। आर्टरीज जो है दे आर लार्ज वेसल्स, और ये ब्लड हार्ट से टिश्यू में लेके जाती हैं, ऑक्सीजन रिच होता है, और ये जो है वो थिक वाल्ड होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिलरी जो होती है वो आर्टरी और वेन के दरमियान समझ लें एक जंक्शन है, और बहुत पतली होती है, और उसमें पोर्स होते हैं, परमिएबल होती हैं, और उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, ब्लड वाटर वगैरह है, वो आराम से उसमें से फिल्टर हो सकता है इन या आउट। और उसके बाद वेन्स आती हैं, और वेन्स थिन वाल्ड होती हैं, और वो फिर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं ताकि वो लंग्स में जाए और उसमें ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस। वेन्स की कट सेक्शन ही बताया है, उसकी 3 लेयर्स बता दी हैं। ये लेयर्स को ट्यूनिका कहते हैं, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एंटेमा, ये 3 लेयर्स होती हैं। एंटेमा अंदर वाली लेयर्स है, मीडिया मस्कुलर दरम्यान वाली लेयर है, और एक्सटर्ना बाहर वाली लेयर है। इसमें एक वेल भी उन्होंने छोटा सा दिखाया है, जो मेन का वेल है, और वन वे ऑफ इसके जो है ना वो प्रोसेस है उसकी लगी हुई। ये सर आप देख लें कि आर्टरी का उन्होंने दिखाया है, इसमें भी वही 3 चीज़ें हैं, एंडोथेलियम, स्मूथ मसल और कनेक्टिव टिश्यू है। स्मूथ मसल ज़रा इसका स्ट्रॉन्ग है, और ये ज़रा मस्कुलर है। इसका क्योंकि हाई प्रेशर है, आर्टा से डेवलप होता है वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो उन्हें सस्टेन करना होता है। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। आप देख लें कि आर्टरी और वेन्स के दरमियानी जंक्शन मैंने कहा था उसको कैपिलरी कहते हैं, और ये देख लें कि लगता है दोनों ने हाथ मिलाए हुए हैं, और ये कैपिलरी बनी हुई है। और ये जो कैपिलरी है इसके 2 साइड हैं, एक आर्टरी वाली साइड है और एक वेन वाली साइड है। और यहाँ पर आर्टरी वाली साइड से ऑक्सीजन निकलेगी, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, और जो वेन वाली साइड से कैपिलरी की, वहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जो फासिल मादे हैं, यूरिया वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं वो अंदर एंटर होंगी। फिर उसके बाद इसका उन्होंने कट सेक्शन भी बताया है कैपिलरी का, और वो एंडोथेलियल और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट, द हार्ट प्रोड्यूसेस प्रेशर। प्रेशर से मतलब ये है कि जब ये वो पंप करेगा, वेंट्रिकल आपको दिखाया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होता है उसका, और जब वो पंप करेगा और जोर से ब्लड जाएगा एआर्टा में, और एआर्टा से पूरी बॉडी में, तो एक प्रेशर डेवलप होगा, और जब वो रिलैक्स करेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो फोर्स लगती है ब्लड की वॉल ऑफ द आर्टरीज के ऊपर, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर, द फोर्स ऑफ ब्लड, इसको जरा आप जुबानी याद कर लें कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर, इट इज द फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। और ब्लड प्रेशर जब हार्ट जोर लगाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये यानी सिस्टली एंड डिस्टली ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट के साथ इसका ताल्लुक है। When blood pressure is taken, the cuff is wrapped around the upper portion of the arm and pumped with air. ये आप देख लें, नीचे बीपी ऑपरेटर्स दिखाया गया है कि ये आप इस तरह बांधेंगे, और यकीनन आप इमरजेंसी में और अपनी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान वार्ड्स के अंदर आपको डॉक्टर ने और बाकी आपके सीनियर्स ने आपको सिखाया होगा कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर लेते हैं, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो जो इसका प्रेशर बढ़ेगा एट द वॉल ऑफ द आर्टरीज, उसको सिस्टोलिक कहेंगे, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा और वो प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी कम हो जाएगा तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं।
इसके ज़रिए, इस आले के ज़रिए नापते हैं। ये मैनुअल भी है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक भी अब आ गए हैं जो कि खुद ब खुद जो है आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के अब आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अंदर मर्करी जो है ना वो यूजुअली डाली जाती है और उसके ज़रिए ये पंप करके सारी चीज़ दी है। अब थोड़ी सी ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है इसमें। अब आप देखिए कि इसमें थोड़ी छोटी बातें बता दी हैं। अब ब्लड के अंदर ना आप याद रखिए कि ब्लड दो, जो ब्लड है, जो रेड फ्लूइड है जो कि आर्टरी में और वेन में जा रहा है, इसके दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसपे सेल पड़े होते हैं, उसको सेलुलर पार्ट कहते हैं। एक हिस्सा है जिसमें सेल नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती हैं। ब्लड, उसमें पानी आ गया, वाटर आ गया, उसमें आपके जो न्यूट्रिएंट्स के एंड प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए, उसमें आपकी जो है फासिद मादे आ गए, यूरिया वगैरह। उसको आप इस उस जो कि एस सेलुलर है जिसमें सेलुलर पार्ट नहीं होता, उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो एक प्लाज्मा आ गया, एक सेलुलर पार्ट आ गया। जो सेल वाले होते हैं ये हमेशा जब ट्रेवल करते हैं आर्टरी में, ये सेंटर में ट्रेवल करते हैं। साइडों के ऊपर प्लाज्मा होता है और सेंटर में ये ब्लड। इसकी वजह ये है कि अगर ये साइडों में भी गए तो ये स्टिक हो जाएंगे वॉल ऑफ आर्टरी के साथ या वॉल ऑफ द वेसल्स के साथ और यूँ काफ़ी तबाही हो जाएगी। तो ये सेंटर में जाते हैं और साइडों के ऊपर प्लाज्मा होता है। अब ये आप पढ़ लें, एवरेज जो है वो 4 से 6 लीटर होता है। ये एडल्ट की बात की जा रही है। और इसमें आप देखें कि जो कंपोजिशन है ये देख लें कि नीचे लिखा हुआ है 45 और 55%, 45 और 55% जो है, 45% जो है वो सेलुलर पार्ट है और 55% जो है वो प्लाज्मा। अब हम देख लें कि जो सेलुलर पार्ट है उसके अंदर क्या होता है। सेलुलर पार्ट में मैंने कहा था रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सुर्ख जो जो खून के जर्स में रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसी, जो ऑक्सीजन और कैरी करते हैं। उसके बाद जो है वाइट ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स वो होते हैं जो कि कम्युनिटी में इन्फेक्शन को कम कंट्रोल करने में, बैक्टीरिया की किलिंग में काम आते हैं। और प्लेटलेट्स होती हैं जो कि आगे कोagulation पे काम आती हैं, कि आगे डिटेल आएगी। प्लाज्मा जो है, जो इर्द गिर्द होता है, उसके अंदर आप देखें स्ट्रा कलर 90% इसमें वाटर है, मैंने भी अर्ज किया। 10% गैसेस होती हैं, एंजाइम जो भी चीज़ें हैं ना जी, एंजाइम, हार्मोन, वेस्ट, प्रोटीन, अला बला, वो सारी चीज़ें जो है वो उस पानी में होती हैं जो इर्द गिर्द होता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर आप देख लें कि प्रोटीन भी हैं, प्लाज्मा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और प्लाज्मा के अंदर वो सारी चीज़ें हैं। जो प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा के अंदर वो 3 किस्म की हैं। एक है एल्बुमिन प्रोटीन्स, एक है ग्लोबुलिन प्रोटीन्स और एक है फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स। अब देखिए कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो हमारे पास 3 किस्म की हैं। एक एल्बुमिन है, एक ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ये मोस्टली जो है ये लिवर में ही पैदा होती हैं और इनके अंदर आगे इनके काम है। एल्बुमिन का अपना काम है। एल्बुमिन यूँ समझ लें कि अगर एल्बुमिन प्रोटीन का नाम आता है तो ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म के एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, मुख्तलिफ किस्म के और चीज़ें हो गई, इनको ये ट्रांसपोर्ट करती है। ज़्यादातर एल्बुमिन का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। ग्लोबुलिन जो है इनका ज़्यादातर काम जो है वो ये फाइटर है। ज़्यादातर ये समझ लेना आग के गोले हैं जो कि बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर पड़ते हैं। तो ये जितने भी फॉरेन एजेंट्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इंसान को बीमार करते हैं, जब वो दाखिल होते हैं तो इंसान की बॉडी उनके खिलाफ कुछ हथियार बनाती है, उसको ग्लोबुलिन कहते हैं सादा अल्फाज में। फिब्रिनोजन जो होती है ये वो वाली प्रोटीन है जो कि क्लॉट करती है। कहीं आप देखें कि हजारों कट लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और बॉडी के अंदर वो क्लॉट हो जाते हैं और खून बहता नहीं है। तो इंटेग्रिटी ऑफ द वेसल्स को बरकरार रखने के लिए फिब्रिनोजन है। ये 3 मेन है, आगे इनकी डिटेल है, आगे इनकी बहुत सी किस्में हैं। तो लेकिन मेन उनका एक को एल्बुमिन कहेंगे, एक को ग्लोबुलिन और एक की फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन की भी आगे बहुत सी किस्में हैं, एल्बुमिन की बहुत सी किस्में हैं। फिर नीचे जो है ये तो प्लाज्मा प्रोटीन आ गए हैं। देखिए उसने प्रोटीन के साथ फिर आरबीसी डाल दी हैं स्लाइड में, हालांकि पहले प्लाज्मा खत्म करके तो फिर वो करता बहरहाल सेलुलर पार्ट में जो है वो रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज होते हैं। ये आपको ना तशरीह सी नजर आती हैं इस तरह नहीं,
ये बेसिकली अगर आप साइड से देखेंगे तो ये बाइकॉनकेव होते हैं, अंदर की तरफ इसकी जो है ना डिस्क धसी होती है, बाइकॉनकेव डिस्क होते हैं ये। सबसे ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, रेड बोन मेरो में पैदा होते हैं, 120 दिन इनकी उम्र होती है। नेक्स्ट, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का इन्होंने इतनी डिटेल नहीं दी, लेकिन ये वीक इन्फेक्शन की और पैरासाइट्स और बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये फौजी हैं, इंसान की बॉडी के फौजी हैं, जो कि बाहर की किसी भी चीज़ को, और इसकी फिर आगे बहुत सी किस्में, इनके लड़ने का तरीका मुख्तलिफ है। कुछ ऐसे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि फिजिकली बैक्टीरिया या वायरस को इन्गल्फ करके फेगोसाइटोसिस करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि उनके साथ जैसे एंजाइम्स पैदा करते हैं जो कि उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। कुछ एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। इस तरीके से कुछ उनको पकड़ के तो खुद भी मार जाते हैं और उनको भी मार देते हैं। सो देयर आर अगेन बिग चैप्टर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। प्लेटलेट, प्लेटलेट का वही फिब्रिनोजन का आपने बात की थी, तो प्लेटलेट वो है जो कि वेसल के अंदर जो कट होता है उसको सील करता है। Blood has three main functions: transport, protection and temperature regulation. ये बात तो उसने ये कर दी, लेकिन अगेन एक एक बात के ऊपर काफ़ी डिटेल है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आपने भी पढ़ी, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट, फिर न्यूट्रिशन के एंड प्रोडक्ट्स, उनका उनकी ट्रांसपोर्ट। प्रोटेक्शन की आपने बात पढ़ी, तो प्रोटेक्शन में आपने देखा कि ग्लोबुलिन्स पैदा होती हैं और WBCs हैं। टेम्परेचर रेगुलेशंस भी जाहिर है कि जिस वक्त ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ये भी एक आगे टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम है जो कि ऑपरेट करता है थ्रू दिस प्लांट। इतना याद रखें, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, बस ये हमने इंतहाई मुख्तसर जो है आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपके इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा।